हेलो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजभाषा ऑब्जेक्टिव सीरीज के पार्ट 5 में राजभाषा की समितियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर डिपार्टमेंटल परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मंजिल वही पाते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, राह वो खुद बना लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस टॉपिक से जुड़े सभी सवालों को सही तरीके से समझ सके और आने वाली परीक्षाओं में सही कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, यहाँ आपको क्लियर करना होगा कि इसकी अध्यक्षता करता कौन है, क्योंकि जो केंद्रीय हिंदी समिति है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो हमारा देश का प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन हैं। आजकल जो प्रश्नों में ट्रेंड चल रहा है, अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष है वो भी पूछे जाने लगे हैं। तो जो हमारी जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जो उसके उपाध्यक्ष है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई। दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 सितंबर 1957 को इसकी पहली बैठक हुई थी। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि राजभाषा के संबंध में संसद समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने अपना पहला आदेश किस वर्ष जारी किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1960। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 6 में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, जनवरी 1976। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर ए हो गया इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो समिति है, केंद्रीय समिति है, संसदीय समिति है, सब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो हम कहीं ये नहीं मान ले कि गृह मंत्रालय के आधार पर राष्ट्रपति है जो आदेश जारी करेगा। वो राष्ट्रपति जब आदेश जारी करता है तो संसदीय राजभाषा समिति उसको एक रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके आधार पर वो डिसीजन लेता है और आदेश जारी करता है। तो इस जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 8 में पूछा गया है कि 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। या इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं संसदीय राजभाषा समिति के, जो हमारे माननीय जो केंद्रीय गृह मंत्री जी रहते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो केंद्रीय हिंदी समिति रहती है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहते हैं और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि जो संसदीय समिति होती है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 11 में पूछा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है। तो हमने
ये जान चुके हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति को ही ये रिपोर्ट सबमिट करती हैं। तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? ये प्रश्न अभी फिलहाल जो 4 अगस्त 2024 को एग्जाम हुई थी एएमई एपीओ इनकी, उसमें शायद एओएम के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था और उसमें जो नायर है उसने इसका करेक्ट आंसर 4 माना है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने डिस्कस किया तो बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 4 इसलिए बताया है क्योंकि 3 समितियां हमारी इसकी होती है, लेकिन चौथी समिति एक ड्राफ्ट और एविडेंस समिति बनाई गई है। उस चौथी समिति में इन 3 समितियों से सदस्यों को बुलाया जाता है और ये चौथी समिति फॉर्मेशन की जाती है और उस चौथी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारी इस संसदीय समिति के जो उपाध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष रहते हैं। तो इसलिए इसको 4 करेक्ट आंसर माना गया है। बाकी 4 कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, केवल 3 ही जो भी राजभाषा का पृष्ठभूमि लिखी हुई है उसमें केवल 3 ही लिखा गया है, लेकिन इसको उप समिति इसलिए माना गया है क्योंकि जो भी प्रारूप बहुत ये बड़ी बड़ी नीतियां हैं उसमें इसको तैयार करने में ये जो नई समिति बनी है ड्राफ्ट और एविडेंस समिति, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इसलिए इफेक्टिवली टोटल इसको 4 मान के इसका आंसर नायर ने 4 माना है। बाकी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए था, लेकिन इस चौथी समिति को इंक्लूड करने के बाद इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये नायर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये इसका जो आंसर है वो ए नायर के हिसाब से करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, जो 13वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है? तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि संसदीय राजभाषा समिति के आदेश पर की रिपोर्ट पर ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे आदेश जारी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 14 में पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 4 की 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट संसद के किस सदन के समक्ष रखी जाती है? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो संसदीय राजभाषा समिति है उसके जो सदस्य दोनों सदनों से होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं और लोकसभा से होते हैं। तो इसलिए दोनों सदनों में रखी जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो जो राजभाषा अधिनियम 1904 की धारा 4 है वो राजभाषा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न 16 में पूछा गया है कि संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो पहली उपसमिति है वो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17 में पूछा गया है कि संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी उपसमिति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 18 में पूछा गया है कि संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति राज्य बीमा निगम बैंकों का राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी उपसमिति। और चौथी उपसमिति जो इन्होंने माना है उसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ड्राफ्ट एंड एविडेंस समिति, जिसका जो अध्यक्ष होते हैं वो जो हमारी संसदीय राजभाषा समिति उसके उपाध्यक्ष जो रहते हैं वही इस चौथी समिति है ड्राफ्ट और एविडेंस समिति उसके अध्यक्ष होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19 में पूछा गया है कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो
तो जो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष हमारे रेल मंत्री होते हैं, तो रेलवे मिनिस्टर जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री ललित नारायण मिश्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि कौन सी समिति किसी मंत्रालय एवं विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी सलाहकार समिति। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 22 में पूछा गया है कि सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालय और विभागों से गठित उच्च स्तरीय समिति को क्या कहा जाता है। तो उस समिति को भी हम हिंदी सलाहकार समिति कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न 23 में पूछा गया है कि मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है, कि एक साल में इनकी कितनी बार बैठक होती है। तो इनकी एक साल में 4 बार बैठक होती है, मतलब कि 3 महीने में एक बार बैठक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 इन 3 मंथ्स, और 3 महीने में एक बार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न 24 में पूछा गया है कि मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय मंडल रेल प्रबंधक, DRM, डिवीजन रेलवे मैनेजर, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 25 में पूछा गया है कि किसी भी कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवृत्ति क्या है, मतलब कि एक साल में वो कितनी बार होती हैं। तो 1 इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार ये बैठक होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि OLIC की फुल फॉर्म क्या है। ये एब्रीविएशन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि TOLIC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। दोस्तों टॉलिक और जॉलिक, ZOLIC, जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि आजकल जब एब्रीविएशन आते हैं तो 1-2 एब्रीविएशन राजभाषा भी पूछे जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि प्रमुख शहरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो समिति है ये रेलवे के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष भी रहता है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या अंडरटेकिंग या बैंक, जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है नगर में, वही इसका अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवृत्ति क्या है, मतलब कि एक साल में इनकी बैठकें कितनी बार होती है। टाउन इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। तो इसका मतलब है कि 6 महीने में एक बार होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न 30 में पूछा गया है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति किसके अधीन काम करती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये रेलवे के अंतर्गत नहीं आती है और ये नगर पालिका, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय गवर्नमेंट और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके अंतर्गत ये आती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछ सकता है कि पहला करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं या तीनों करेक्ट हैं या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन इसके बारे में दिए गए हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें पूछा है कि बताया गया है कि समिति की अध्यक्षता उस शहर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक के द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी जाना है कि जो सबसे वरिष्ठतम होता है नगर निगम, बैंक या उपक्रम जिसमें वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन को जान लेते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का उद्देश्य देश भर में फैले केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। बिल्कुल इसका यही जो ये समिति टॉपिक वो है, ये जो राजभाषा के प्रयोग को जो सरकारी कार्यालय में बढ़ाने के लिए भी काम आती है। तो ऑप्शन 2 है वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो तीसरे स्टेटमेंट में दिया है कि समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित की जाती है। बिल्कुल की जाती है, क्योंकि 6 महीने में एक बार इसकी बैठक होती है, तो साल में 2 बार होती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और चौथे में दिया है कि समिति एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित की जाती है। तो ये गलत ऑप्शन है। तो 1, 2, 3 एक करेक्ट होंगे, तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया जॉलिक का फुल फॉर्म विस्तार रूप क्या है? ZOLIC का फुल फॉर्म, तो ये जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसकी फुल फॉर्म है। तो चलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न 33 में पूछा गया है कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो क्षेत्रीय राजभाषा समिति होती है, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं हमारे जनरल मैनेजर, रेलवे के महाप्रबंधक होते हैं, वो होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है कि जो क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है, इसकी साल में कितनी बार बैठक होती है? तो इसकी बैठक साल में 1 in 3 month होती है। 3 महीने में एक बार, मतलब कि इसकी साल में 4 बैठकें होती हैं। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है जो कि अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन इसकी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी तक ये सारे जो मैंने प्रश्न पूछे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया अभी तक। तो इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता जो संबंधित विभाग रहता है उसका जो विभागीय सचिव रहता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी आने वाली एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।